हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं केवीएस की तैयारी करवा रही हूँ, तो आज मैं सॉल्व करवाऊँगी आपका ये जो फरवरी में पेपर हुआ था पेडागॉजी सेक्शन का 2023 में, तो उसका। ठीक है, तो ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि प्रशासन के अतिरिक्त, देखिए प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन तो काम करना ही है प्रधानाध्यापक का प्रशासन के अतिरिक्त और क्या मुख्य अध्यावसिक दायित्व होता है। अध्यावसिक मतलब एकेडमिक दायित्व होता है। एकेडमिक में और क्या दायित्व होगा प्रधानाध्यापक का एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, मतलब प्रशासन के अलावा। प्रशासन के अलावा प्रधानाध्यापक का कार्य होगा टीचिंग करना, ठीक है, अध्यापन करना, ठीक है, सुपरविजन नहीं। वहाँ पे ऑप्शन में था सुपरविजन, तो मैंने इसलिए, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ में ऑप्शन लिखे हैं, कुछ में ऑप्शन नहीं लिखे हैं। देखिए कुछ में ऑप्शन इसलिए लिखे हैं कि लोग जिसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज वाला मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप वहाँ पे वो चीज़ टिक ना करो। ठीक है, तो सुपरविजन नहीं, प्रशासन के अलावा प्रधानाध्यापक का काम टीचिंग करना भी होता है। ठीक है, सुपरविजन नहीं, ठीक है, प्रशासन के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है व्हाट, मतलब कि शिक्षा का कार्य नहीं है। तो शिक्षा का कार्य क्या नहीं होता है, उसमें ऑप्शन में था, तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कराना है। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर फटाफट मैं कवर करवा दूँ, फिर धीरे धीरे सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट करवा दूँगी। बस मुझे क्या करना है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट प्रोवाइड करना है ताकि आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप दोबारा भी वीडियो देखोगे तो वो आपका प्रोडक्टिव होगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। शिक्षा का कार्य नहीं है। शिक्षा का कार्य कौन सा नहीं है? कट्टरपंथ वाला काम नहीं होता, अंधविश्वास का प्रसार नहीं होता शिक्षा का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कार्य होता है, तीन ऑप्शन क्या दिए गए थे। शिक्षा का कार्य होता है समाज में ज्ञान का विस्तार करना, ठीक है, समाज में रूपांतरण करना, मतलब समाज में नया चेंजेस आए, ठीक है, अच्छा चेंजेस आए, स्वस्थ समाज का निर्माण करना। ठीक, ये होता है शिक्षा का कार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसलेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, डिस्कैलकुलिया होती है, ऑटिज्म होती है। तो लोग इन सब में कंफ्यूज होंगे, पर ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। पढ़ने की जो क्षमता होती है वो डिसलेक्सिया होती है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं उसमें, तो डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जितने भी स्टार्स हैं ना वो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो स्टार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही और एग्जाम में आया था। तो किस कारणवश समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम केंद्र है। तो ये जो कम्युनिटी होती है सामाजिक, ये किस लिए महत्वपूर्ण है लर्निंग में। ठीक है, लर्निंग में और टीचिंग लर्निंग में किस तरह से समुदाय सहयोग देता है, आप कह सकते हैं, ये किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये इसमें इसका ये अर्थ होता है, इससे यथार्थ जगत में अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। देखिए कम्युनिटी क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए डॉक्टर का है, तो ठीक है, तो डॉक्टर की कम्युनिटी आई एक बार स्कूलों में, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चों को विटामिन सिखा दिए या फिर कुछ दवाइयों के बारे में बता दिए, जड़ी बूटियों के बारे में बता दिए। तो ये कम्युनिटी का क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हो गया स्कूल में। जब कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, समुदाय का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये जो हमारी रियल लाइफ है ना, यथार्थ जगत है, इसमें हमें लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम कैसे जिए, कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या अप्लाई होगा, अप्लाइड चीज़ें होती हैं। ठीक है, कम्युनिटी की वजह से। अब देखिए समुदाय का, कम्युनिटी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फायर वाला। ठीक है, फायर स्टेशन वाला। तो फायर स्टेशन वाले भी आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से आग बुझाना है। तो ये एक कम्युनिटी का ही इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक समुदाय का ही इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिससे शिक्षण, मतलब कि टीचिंग और लर्निंग दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यथार्थ जगत में इससे क्या होता है, यथार्थ जगत में अधिगम का अवसर प्राप्त होता है बच्चों को। ठीक है, सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरा क्या है ना कि थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाए, लेकिन बात समझ में आए आपको एग्जाम्पल से। अब इसमें नेक्स्ट कह रहा है किस मंत्रालय ने मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया था।
तो मनोदर्पण योजना के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जाके देख लेना। बार बार मैं एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकती, मुझे आगे भी बढ़ना है, तो मतलब आगे भी टॉपिक वगैरह भी देना है आपको। तो मनोदर्पण का एक टॉपिक है, मैंने वहाँ पे अच्छे से कवर कर दिया है, तो जाके इसको देख लीजिएगा। तो इसको शुभारंभ किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, जिसको हिंदी में नागर विमानन कहते हैं, नागर विमानन कहते हैं, ठीक है, नागर विमानन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्या एक गंभीर बीमारी, इसमें से मतलब कुछ ऑप्शन दिया था, उसमें से कौन सी एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है, विकार होता है, तो मानसिक विकार होता है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया इसमें इसमें जो बच्चा होता है वो चीज़ें समझ नहीं पाता है, तो दिमाग में कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से ये सीजोफ्रेनिया बीमारी होती है, मानसिक विकार। ठीक है, ये एक मानसिक बीमारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्कूली बालक बालिकाओं में सामान्यतया कौन सा मानसिक विकार उत्पन्न होता है? जो स्कूल के बालक बालिकाएं होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनग्जाइटी से प्रेरित होते हैं, मतलब एनग्जाइटी से बहुत ज़्यादा एकदम ग्रसित होते हैं, कह सकते हैं उसको। तो उसको एनग्जाइटी को हिंदी में दुश्चिंता कहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो इससे जो बालक बालिकाएं होते हैं वो बहुत उनका मनोविकार यही रहता है, उन्हें बहुत उलझन होती है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों में मानसिक रुग्णता मतलब होता है मेंटल इलनेस का मूल कारण क्या है? अब ये होता क्यों है, मेंटल इलनेस होता क्यों है? देखिए, ये होता है हेरिडिटी और मनोवैज्ञानिक मतलब हेरिडिटी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण, मतलब दिमाग मानसिक रूप से कुछ साइकोलॉजिकल उनको मतलब कुछ नया सोचते रहेंगे, कुछ कहीं खोए रहेंगे इस तरह से, या फिर कोई हेरिडिटी का होगा उनका दिक्कत, अनुवांशिक दिक्कत होगा जिसके कारण उनको मेंटल इलनेस झेलना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सी पहल दिव्यांगजनों के लिए सार्थक होगी? तो कौन सी पहल दिव्यांगजनों के लिए सार्थक होगी? आकलन और सहायता। देखिए, जो दिव्यांगजन होंगे ना, सबसे पहले हम उन्हें एसेस करेंगे। आकलन मतलब असेसमेंट, पहले हम उनका एसेस करेंगे कि हाँ उनको क्या चीज़ की मतलब कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे है, तो पहले उनको हम आकलन करेंगे, उसके बाद हम उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सी पहल दिव्यांगजनों के लिए सार्थक होगी? तो आकलन और सहायता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कक्षा में बौद्धिक निःशक्तता की पहचान कैसे की जा सकती है? कैसे हम पहचानेंगे कि ये बच्चा मतलब बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बौद्धिक निःशक्तता की इंग्लिश होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कौन से बच्चे के पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कौन बौद्धिक निःशक्त है बालक, बुद्धि से कम। लोग कहते हैं ना कि कम, जिसको कम समझ में आता है ना वो कहते हैं ना कि बुद्धि से मंद बुद्धि है, या कुछ कम समझ में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब ये होता है कि पुअर, अगर वो पुअर कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, अगर उसको कम चीज़ बोध हो रही है, कम चीज़ समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये है, मतलब औरों की अपेक्षा, सामान्य की अपेक्षा अगर उसे कम समझ में आ रहा है, देर से आ रहा है, तो इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या के निवारण हेतु विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो विद्यालय को क्या करना चाहिए भाई मानसिक स्वास्थ्य का निवारण के लिए? विद्यालयों को करना चाहिए सामाजिक और संवेगात्मक अधिगम का एकीकरण। मतलब ये है कि जो सोशल और इमोशनल लर्निंग है उसको इंटीग्रेट कर दे। अब सोशल और इमोशनल लर्निंग का मतलब क्या हो गया? देखिए, बच्चा जो है सामाजिक, सोशल का मतलब होता है घुलना मिलना। ठीक है, अब घुले मिलेगा तभी समाज से जब वो इमोशनली कनेक्ट होगा, तो घुलना मिलना और इमोशनली कनेक्ट होना ना, एक दूसरे से बातें करना, तो इस तरह का अगर माहौल रहेगा सीखने सिखाने का, तो क्या होगा, तो होगा कि जो छोटी मोटी समस्या है, मानसिक चीज़ें, मानसिक स्वास्थ्य वो दूर हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चे को थोड़ा सा मानसिक दिक्कत है, मतलब कुछ उसको है प्रॉब्लम, तो जो टीचर्स हैं या फिर वहाँ के काउंसलर्स हैं, वो उससे क्या करेंगे, पहले कनेक्ट करेंगे, कनेक्शंस करेंगे, या फिर उसके जो पीयर्स ग्रुप होंगे उसको कनेक्ट करेंगे, मतलब आपस में एक सोशल अच्छा माहौल देंगे उसको ना, सामाजिक रूप से एक अच्छा माहौल देंगे और इमोशनली कनेक्ट करेंगे, तब वो क्या होगा, उसकी मानसिक जो स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या रहेगी वो दूर हो जाएगी उस बच्चे के। ठीक है, तो इसमें यही था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की मानसिक, अब देखिए यहाँ पे सब मानसिक मानसिक आ रहा है, तो ये मानसिक के ऊपर है, मतलब कि ऐसा है कि बच्चों का जो मेंटल इलनेस है उसको इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो बालकों की मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के निवारण में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा होना चाहिए। फिजिकल तो लोग ध्यान दे देते हैं लेकिन मानसिक ज़्यादा नहीं दे पाते, तो मानसिक पे इसलिए फोकस कर रहा है। तो देखिए किशोर बालक बालिकाओं के साथ कार्यकलाप में रत होकर उनके साथ गुणवत्तापरक समय व्यतीत करके। अब किशोर बालक बालिका हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, माता पिता को उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, अच्छे से एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हमको तो लगता है कि ये जो माता पिता की जो भूमिका है ना, ये हर एज के बच्चों को होती है। मतलब कि बच्चे चाहते ही हैं कि माता पिता के साथ हम समय व्यतीत करें, इन्वॉल्व करें, तो ये एक कॉमन चीज़ हो गई, इस पर ध्यान देना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्कूल की भावी योजना और इसका दर्शन किस में दर्शाया गया है। तो देखिए स्कूल का जो आगे की योजना क्या होना है, क्या क्या स्कूल आगे क्या करेगा, तो ये किस में दर्शाया जाता है, कौन सी ऐसी स्कूल की पुस्तक होती है या क्या चीज़ होता है जिसमें स्कूल की योजना को दर्शाया जाता है। तो उसमें 4 ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। तो इसमें पहला था कि स्कूल की संदर्शिका, हिंदी में कहते हैं स्कूल प्रॉस्पेक्ट। तो ये बताइए स्कूल की जो भावी योजना है या फिर इसमें क्या आगे होगा, तो ये स्कूल के प्रॉस्पेक्ट्स में नहीं दर्शाया जाता। स्कूल के प्रॉस्पेक्ट्स, स्कूल में जो भावी योजना है ये सब क्या किस में दर्शाना चाहिए, ये सब किस में दर्शाया होता है, ये सब स्कूल डेवलपमेंट प्लान में होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल प्लान में भी नहीं होता, स्कूल प्रॉस्पेक्ट्स में भी नहीं होता, स्कूल की मैगजीन में नहीं होता। मतलब स्कूल में जो योजना होगी या फिर स्कूल किस पथ पे चलेगा, तो वो सारी चीज़ें स्कूल के डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 ऑप्शन आए तो इस 4 ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन तो गलत है। ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान विद्यालय विकास योजना में विकास की ही बातें रहेंगी, भावी योजनाओं की ही बातें रहेंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, किसी नेता को किस भूमिका में होना चाहिए। अगर कोई नेता है तो उसको सबसे पहले तो प्रेरणादायक होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, और निर्देशक अच्छा दे, मतलब डायरेक्टर अच्छा हो कि हाँ इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, और आप तुम इस तरह कर सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो, हम लोग इस तरह साथ में चलेंगे। एक नेता को इसी तरह के गुण होने चाहिए उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, प्रधानाध्यापक उचित व सम्यक योजना निर्माण के लिए किसकी सहायता लेगा। ये बताइए, जो अध्यापक है, प्रिंसिपल है, वो उसको अगर योजना बनानी है विद्यालय के लिए तो किसकी सहायता लेगा। तो स्कूल प्रबंधन की थोड़ी लेगा, स्कूल प्रबंधन की नहीं लेगा, बताएं कि इसकी लेगा शिष्य और अध्यापकगण और माता पिता। ये बताइए सबसे अच्छा अगर उसको योजना बनानी है कि बच्चे इस तरह से पढ़ें, हम इस तरह से योजना बना के आगे बच्चों को इस तरह करवाएंगे, तो ये सब अध्यापकगण बताएंगे कि क्या कमी है, क्या करना चाहिए। माता पिता बताएंगे कि क्या हमको चाहिए, क्या मतलब किस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और शिष्य भी बताएंगे कि हमें गुरुजी क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ये सब मिल करके, ये तीनों मिल करके बताएंगे। तो प्रधानाध्यापक उचित व सम्यक योजना निर्माण के लिए सहायता लेंगे, किसकी लेंगे, शिष्य और अध्यापकगण और माता पिता की लेनी चाहिए, स्कूल प्रबंधन की नहीं। स्कूल प्रबंधन की तो दूसरी ही ड्यूटी हो जाती है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है, द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ स्कूल लीडर। जो स्कूल का लीडर होता है उसकी उसकी मतलब सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती क्या है। तो एक हमने चारों ऑप्शन लिखे हैं, कॉपरेशन, क्वालिफिकेशन, कन्विक्शन, एग्रेशन। इंग्लिश में हो गया सहयोग, योग्यता, संकल्प शक्ति, आक्रामकता। तो जो इम्पॉर्टेंट होता है स्कूल के लीडर के लिए, ठीक है, स्कूल के लीडर के लिए जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो लीडर अगर कोई चीज़ निश्चित कर लिया है, अगर उस पे वो दृढ़ संकल्प नहीं है, तो वो कैसा लीडर,
ठीक है, वो तो इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहा है। तो लीडर का सबसे जो मेन काम होता है वो उसका होता है दृढ़ संकल्प का, ठीक है। कुछ लोग सहयोग का लगा देंगे, कुछ लोग योग्यता का लगा देंगे, कुछ लोग आक्रामकता का लगा देंगे, नहीं आक्रामकता तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन सहयोग, योग्यता और संकल्प शक्ति में ही लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैं ये बता दूं कि अगर संकल्प शक्ति मजबूत होगी तो ही किसी गोल को अचीव कर पाएगा लीडर, ठीक है। लीडर मतलब कि लीडर के साथ सभी, अगर संकल्प शक्ति लीडर की ही कमजोर हो गई तो तब तो सहयोग का क्या मतलब, फिर बड़ा सहयोग कोई उसके साथ ही दे दे तो कोई मतलब ही नहीं। योग्य योग्य क्वालिफाई होगा, क्वालिफिकेशन होगा तभी तो वो लीडर बनेगा ना। तो लीडर रहा होगा तभी तो। लेकिन अब यहाँ पे अगर उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो गई तो क्या होगा, कोई तो ये जो है लीडर का सबसे बड़ी मतलब कि कमजोरी हो गई। तो इसलिए लीडर की जो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो संकल्प शक्ति होती है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक और शेयर उनसे कर दीजिएगा जिनका टीचिंग का एग्जाम्स हो, ठीक है, क्योंकि टीचिंग्स के एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसको आपको करना भी पड़ेगा। तो और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको केवीएस के इम्पॉर्टेंट नोट्स और जो भी टॉपिक है ना, मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगी इस बार, इसीलिए मैंने बहुत पहले से क्लासेस स्टार्ट कर दी ताकि मतलब मुझे भी समय मिल जाए आपको हर एक टॉपिक प्रोवाइड करने का और आपको भी मिल जाए समय से पढ़ने का, ठीक है। तो रूपांतरकारी नेतृत्व, इसमें नेक्स्ट आ जाता है रूपांतरकारी नेतृत्व। रूपांतरकारी नेतृत्व को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की अवधारणा के अनुसार प्रभावी नेता को आप ऐसा लीडर जो हर एक चीज़ बदल दे ना, मतलब एक ट्रांसफॉर्म कर दे, एकदम बिल्कुल नया अच्छा कर दे। तो ऐसा रूपांतरकारी नेतृत्व की क्या मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ऐसा तो लोग तभी कर पाएंगे जब वो नेता के अंदर क्वालिटी होगी मोटिवेट करने की, ठीक है, लोगों को इंस्पायर करने की, ठीक है, लोगों को अभिप्रेरित और प्रेरित करने की। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट, इंस्पायर करे, तो ऐसा अगर क्वालिटी होगा तो वो लीडर क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की क्वालिटी होगा कि बिल्कुल ही परिस्थितियां एकदम अपने अनुकूल लेते हैं, मतलब कि उस जो लक्ष्य है उसके अनुकूल परिस्थितियां ये लीडर ले आ पाए, और ले तभी आ पाएगा जब लोगों को वो इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा कि हाँ तुम कर सकते हो, हम लोग कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है किसी नेता का अनिवार्य गुण क्या है, तो किसी नेता का अनिवार्य गुण होता है अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करना, ठीक है। कठोरता बिल्कुल नहीं है, जवाबदेही तो है ही, लेकिन 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 अगर जवाबदेही के कंपेयर में हम प्रेरित करना देखें तो प्रेरित करना ज़्यादा होता है। प्रेरित करना क्या होता है, ज़्यादा इस पे वेटेज आता है, तो प्रेरित करना ही आंसर की में लिखा था और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। देखिए लचीलापन होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे अनिवार्य की बात हो गई है तो अब अनिवार्य में हमको चुनना है ना, हमको चुनना है तो हमको भाई जो बेस्ट रहेगा वो हम चुनेंगे, तो सेकेंड ऑप्शन चुन लिया है। देखिए जिसमें जिसमें आपको कन्फ्यूज़न मतलब जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए अगर इसमें बोलता कि कौन से गुण नहीं होने चाहिए, तो कठोरता नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें अनिवार्य पूछ लिया है तो अब तीनों में भी कंपेयर हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में भी कंपेयर करके हम बेस्ट वाला देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेता का गुण नहीं हो सकता, कौन सा गुण नहीं हो सकता, विश्वास की कमी। अगर किसी नेता, हाँ ये बात तो सही है, किसी नेता में गुण नहीं होना चाहिए विश्वास की कमी। अच्छा क्या होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जवाबदेही। देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे आगे जवाबदेही, मैंने कहा था ना जवाबदेही होना चाहिए, लेकिन वहाँ वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कंपेयर की बात हो गई ना, तो हमें कंपेयर में तो भाई जो प्रेरणा देगा वो मतलब प्रेरणा ही सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, तो कंपेयर में तो वो आ जाता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेडमास्टर एज एन एकेडमिशियन, मतलब एक शिक्षाविद के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है, अगर वो एकेडमिशियन है, एक एकेडमिशियन के रूप में प्रधानाध्यापिका की क्या भूमिका होती है, तो टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप,
अकादमिक और प्रशासनिक नेतृत्व। यहाँ पे पहले जो सबसे पहला या लगभग पहला दूसरा नंबर पे जो भी हम क्वेश्चन पढ़े होंगे उसमें हमने देखा होगा कि प्रशासनिक नेतृत्व होना चाहिए और एकेडमिक भी होना चाहिए। इसमें क्या है, प्रशासनिक और एकेडमिक लीडरशिप किस में होना चाहिए, प्रधानाध्यापिका में, अध्यापक में। ठीक है, प्रधानाध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, प्रशासनिक और एकेडमिक नेतृत्व प्रदान करना। अगर ये अच्छा नेतृत्व प्रदान कर लेंगे तो ये अच्छे हेडमास्टर होंगे। ठीक है, अब इसमें हम चलिए देख लेते हैं कौन कौन से गुण मतलब कौन कौन से नहीं होते हैं। तो सुपरविज़न ऑफ स्कूल नहीं, सुपरविज़न ऑफ स्कूल नहीं होगा हेडमास्टर का। कभी भी ये नहीं होगा कि ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट और मैनेजमेंट, हेडमास्टर कभी स्टूडेंट और मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम थोड़ी करेगा, ब्रिज का काम नहीं करेगा। मीडिएटर स्टूडेंट और टीचर के बीच में अध्यापक मीडिएटर का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बात जो समझ में आ रही होगी। इसमें देखिए 4 ऑप्शन था जिसका मैंने आंसर तो पहले लिख दिया और उसके बाद में ऑप्शन लिखा है जो कि रॉन्ग आंसर है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रधानाध्यापक का काम नहीं होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि की फ्रेज ऑफ पेस सेलर लीडरशिप। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में यहीं तक, क्योंकि अपलोड करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगी। देखिए अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।